गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। बीए फाइनल ईयर राजनीति विज्ञान विषय में हमारे पेपर अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़ा हमारा टॉपिक। आज हमारा टॉपिक है भारतीय विदेश नीति की विशेषता। देखिए, हमने अमेरिका की विदेश नीति, चीन की विदेश नीति का अध्ययन करने के बाद आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं हमारे भारत की विदेश नीति। देखिए, विश्व के अन्य देशों के जब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन करते हैं तो हमें भी सबसे पहले हमारे देश की विदेश नीति का पता होना चाहिए कि कोई भी देश अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करते हुए अपने बाह्य जगत में जिस प्रकार के संबंध और अपने हितों की पूर्ति करता है, तो उसमें जो हितों की पूर्ति करने के जो साधन हैं, उसके जो माध्यम हैं, उसमें किस प्रकार की विदेश नीति अर्थात उसकी नीति का जो उल्लेख मिलता है वो हम किसी देश की विदेश नीति का अध्ययन करने पर ही पता कर सकते हैं। तो आज हमारे स्वयं भारतीय विदेश नीति है, उसके संबंध में कुछ अध्ययन करते हैं। तो देखिए, भारत विश्व का एक विस्तृत भूभाग और विशाल जनसंख्या वाला देश है। विश्व की सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इंडिया में निवास करती है। अतः इसकी विदेश नीति का विश्व की राजनीति पर भी जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। स्वतंत्रता से पूर्व भारत की कोई विदेश नीति नहीं थी। क्यों? क्योंकि भारत ब्रिटिश सत्ता के अधीन था। हम ब्रिटिश उपनिवेश थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन थे। परंतु विश्व मामलों में भारत की एक लंबी परंपरा रही है। इसका सांस्कृतिक अतीत अत्यंत गौरवशाली रहा है। न केवल पड़ोसी देशों के साथ अपितु दूर दूर स्थित देशों के साथ भी भारत का सांस्कृतिक और व्यापारिक आदान प्रदान होता रहा है। आप एंसेंट इंडिया, प्राचीन भारत का आप देखेंगे, अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत के प्राचीन समय में भी सुदूर पूर्व देशों के साथ, मध्य एशियाई देशों के साथ अपने सांस्कृतिक, अपने व्यापारिक कई प्रकार के संबंध और अपना जो आदान प्रदान होता था वो सदियों से रहा हुआ है। इसलिए आज भी अनेक पड़ोसी देशों पर उसकी जो सांस्कृतिक इमेज है, छाप है, वो स्पष्ट दिखाई देती है। यही बात समझ। लेकिन ये हमारा अतीत बड़ा गौरवशाली रहा हुआ है। दुनिया के हर देश आप देखेंगे कि मध्य एशियाई, पश्चिम एशिया से लगाकर आप दक्षिण पूर्व एशियाई देशों तक भारत का पूरा आप ये अपना सांस्कृतिक व्यापारिक संबंध देख सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन जब हम बात करें आज़ादी के बाद से, तो आप देखिए, आपको पता है स्वतंत्र होने के साथ ही विश्व में शीत युद्ध चल रहा था। तो शीत युद्ध लगभग 1990 तक चला। तो शीत युद्ध के दौरान और शीत युद्ध के बाद भारत की विदेश नीति में किस प्रकार के परिवर्तन आए, ये हम सब अपन देखेंगे। तो देखो, शीत युद्ध समाप्त होने के बाद भारतीय विदेश नीति बहुत बड़े बदलाव से गुजरी। आज भारत की विदेश नीति में कहीं अधिक यथार्थवादी और भारत के प्रमुख हितों को साधने वाली नीति रही है। अब देखिए, भारत की जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से जो विदेश नीति रही है उसमें आदर्शवाद का बहुत बड़ा, मूल्यों का बहुत बड़ा योगदान देखा जाता है। नेहरू की विदेश नीति, कई राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विचारक कहते हैं कि नेहरू की विदेश नीति आदर्शवाद पर आधारित थी, मूल्यों पर आधारित है। अब कई आलोचना करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में एक देश दूसरे देश के साथ अपने जो संबंध स्थापित करते हैं, संबंध रखते हैं, तो उसमें आदर्श की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि यथार्थ को ध्यान में रखकर अपने हितों की पूर्ति करना होता है। तो दोनों पक्ष हैं इसके संबंध में। लेकिन विशेषकर बात करें शीत युद्ध की समाप्ति की बाद से, तो भारत काफ़ी यथार्थ विदेश नीति अपना रहा है तथा अपने अनुकूल जो अपने हित हैं उसके अनुरूप विदेश नीति में बदलाव भी कर रहा है। अर्थात कह सकते हैं कि भारत की विदेश नीति में यथार्थवादी उपागम और भारत के जो मुख्य हित हैं उनको साधने वाली नीति रही है। नीतिकारों ने काफ़ी दक्षता से कदम बढ़ाते हुए अमेरिका से रिश्ते बेहतर किए। आप समझ सकते हैं कि 1990 से पहले अमेरिका से हमारे नाम मात्र के संबंध थे, लेकिन आफ्टर 90 के बाद से और जब से हमने ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट स्वीकार किया उसके बाद से अमेरिका और हमारे अच्छे संबंध होते रहे और वर्तमान में बहुत ही बेहतर स्थिति में है।
चीन के साथ जो तनाव था, तनाव को धीरे कम करते 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 आगे बढ़े। लंबे वक्त तक उप क्षेत्रीय जो दक्षिण पूर्वी एशिया जिसको आसियान कंट्री कहा जाता है, इन देशों की तरफ हमने रुख किया। इजराइल के साथ रिश्तों में प्रगाढ़ता लाई। सोवियत संघ के विघटन से शक्तिशाली समर्थन में आई कमी के बाद परमाणु और प्रक्षेपण कार्यक्रम तेजी से आगे बढ़ाया। हमने 1998 में परमाणु परीक्षण किए। विभिन्न विचारधाराओं की सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों से देश की उभरती हुई वैश्विक व्यवस्था में अप्रासंगिक होने से उनको बचाएं। तो ये समझते हैं कि काफ़ी कुछ परिवर्तन भी दिखाई देते हैं आफ्टर कोल्ड वॉर और बिफोर कोल्ड वॉर, दोनों चीज़ में बहुत बड़ा बदलाव दिखता है। लेकिन सबसे पहले आज हम शुरुआत से देखेंगे कि हमारी विदेश नीति के क्या आदर्श है, क्या उद्देश्य है। तो देखिए, भारत की विदेश नीति की जो रूपरेखा है उसको स्पष्ट करने का जो श्रेय है वो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाता है, प्रथम प्रधानमंत्री को जाता है। और प्रथम विदेश मंत्री भी पंडित नेहरू ही रहे। उन्होंने 1946 सितंबर 1946 में प्रेस सम्मेलन में एक बार कहा कि वैदेशिक संबंधों के क्षेत्र में भारत एक स्वतंत्र नीति का अनुसरण करेगा और गुटों की खींचतान से दूर रहते हुए संसार के समस्त पराधीन देशों को आत्मनिर्णय का अधिकार प्रदान करने तथा जातीय भेदभाव की नीति का दृढ़तापूर्वक उन्मूलन कराने का प्रयत्न करेगा। देखिए, स्वतंत्रता से पहले ही, जब हम स्वतंत्रता के नज़दीक थे, उससे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रेस सम्मेलन में कहा था कि विदेशिक संबंध, भारत के जिन देशों के साथ जो संबंध होंगे उनके संबंध में भारत एक स्वतंत्र नीति का अनुसरण करेगा। साथ ही साथ जो अमेरिकी गुट और जो सोवियत गुट हैं, इन गुटों की खींचतान से दूर रहते हुए हम क्या करेंगे कि संसार के समस्त पराधीन देशों को अपने आत्मनिर्णय का अधिकार प्रदान करने, मतलब जो भी तीसरी दुनिया के देश, एशिया अफ्रीका के देश जो गुलाम हैं, उनको स्वतंत्र कराने, अपने स्वयं आत्मनिर्णय का अधिकार प्रदान कराने हेतु तथा जो भी जातीय भेदभाव की नीति है उसका पूरी तरह से दृढ़तापूर्वक उन्मूलन करने का हम प्रयत्न करेंगे। आप समझ सकते हैं कि हमारा जो विदेश नीति की जिस संबंध में हम बात कर रहे हैं वो आयाम बहुत ही बड़ा विस्तृत रूप में ये सबके समक्ष प्रस्तुत किया पंडित नेहरू ने। साथ ही दुनिया के शांति प्रिय देशों के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सद्भाव को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहने का काम करेंगे। ये पंडित नेहरू के शब्द थे और नेहरू का यह कथन आज भी हमारी विदेश नीति का आधार स्तंभ है। हम अंतर्राष्ट्रीय जगत में इन्हीं विचारों को लेकर आज चल रहे हैं। किसी भी प्रकार के तनाव को पैदा करने में हमारा कोई रुचि नहीं रही है। भारत की विदेश नीति की मूल बातों का समावेश हमारे संविधान के अनुच्छेद 51 में भी उल्लेख किया गया है। हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 51 है उसमें भी इस बात को पूरी तरह उल्लेख किया गया है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देगा, राज्य राष्ट्रों के मध्य न्याय और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का प्रयास करेगा, राज्य अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधियों को सम्मान करेगा, राज्य अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को पंच निर्णयों द्वारा निपटाने की नीति को बढ़ावा देगा। तो ये सभी बातें हैं, ये हमारी विदेश नीति में इनको व्यवहारिक रूप से लागू किया और इसको लेकर हम आगे भी बढ़े। तो आज हम देखेंगे कि हमारी जो विदेश नीति है उसके प्रमुख रूप से जो उद्देश्य है वो किन किन उद्देश्यों को लेकर हम अंतर्राष्ट्रीय जगत में हमारी विदेश नीति का एक अग्रसर करते हैं, उस नीति को लागू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारा उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए प्रत्येक संभव प्रयत्न करना। हम महावीर स्वामी गौतम बुद्ध और गांधी के विचारों को लेकर चलने वाले हैं। हम कहीं भी नहीं चाहते हैं कि भारत कहीं पर भी सबसे पहले अशांति का काम करे या हिंसा का काम करे, कतई नहीं। ये हमारे बिल्कुल नीतिगत या किसी भी प्रकार से कोई उद्देश्य नहीं है। हम बिल्कुल विश्व के सम्मुख एक आवाज़ बुलंद करते हैं कि भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में विश्वास करता है और विश्व में जहाँ कहीं भी अशांति है वहाँ पर शांति स्थापित करने का हर संभव कोशिश करता रहेगा। हमेशा से हमें ये विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य है। भारतीय समझता है कि विश्व में शांति हो तो ये सभी के सर्व कल्याण में। कहीं भी अशांति है तो हर देश इससे कम ज़्यादा मात्रा में प्रभावित होता है और विश्व की शांति को बहुत बड़ा खतरा पहुंचता है। इसलिए जहाँ तक कोशिश हो किसी भी प्रकार के विवादों का जो समाधान है शांतिपूर्ण ढंग से किया जाए।
ठीक है। इसलिए अपनी विदेश नीति में ये भी कहा है कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय विवाद है उनको मध्यस्थता के द्वारा निपटाए जाने की नीति को प्रत्येक संभव तरीके से प्रोत्साहन देगा। मतलब कोई भी अंतर्राष्ट्रीय विवाद है, स्वाभाविक है विवाद हो जाते हैं, तो जो विवाद है तो उन विवादों का समाधान मध्यस्थता के द्वारा उसको हल करने का या और भी इस मध्यस्थता द्वारा निपटाए जाने की प्रवृत्ति को लागू करके उस विवाद को समाधान करने का पूरी हर संभव कोशिश करेगा तथा सभी राज्यों और राष्ट्रों के मध्य सम्मानपूर्ण संबंध बनाए रखेगा। विश्व के जितने भी देश हैं सभी राज्यों के साथ अर्थात राष्ट्रों के साथ भारत सम्मानपूर्ण संबंध स्थापित करेगा। मतलब वो देश छोटा हो या बड़ा हो, अमीर हो या गरीब हो, भारत सबको एक सम्मानपूर्ण एक स्थान के साथ सभी देशों के साथ अपने अच्छे संबंध कायम करेगा और सभी देशों के साथ अपने हितों की पूर्ति करते हुए एक अच्छे संबंध कायम करने की हर संभव कोशिश भी करेगा। अगला उद्देश्य है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति और विभिन्न राष्ट्रों के पारस्परिक संबंधों में संधियों के पालन के प्रति आस्था बनाए रखना। अंतर्राष्ट्रीय कानून जो भी है उनके प्रति विश्वास जताकर, उनके प्रति आस्था उत्पन्न करके उनका पालन करना और जो भी विभिन्न राज्यों के मध्य, राष्ट्रों के मध्य जो पारस्परिक संबंधों के लिए जो संधियां हुई हैं उन संधियों का भी पालन पूरी तरह से आस्थावान तरीके से विश्वास के साथ करना। किसी भी अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन नहीं करना या इस प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय कानून के विरुद्ध किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना, ये भारत की विदेश नीति में इस प्रकार का कभी कि कोई भी कानून का उल्लंघन करना इसके कभी उद्देश्यों में रहा ही नहीं। हमेशा से अंतर्राष्ट्रीय मानक, अंतर्राष्ट्रीय कानून, इंटरनेशनल लॉ के प्रति भारत का पूर्ण विश्वास रहा है। भारत ये समझता है कि ये सभी दुनिया के लिए बेहतर है और हमें इसका पालन करना चाहिए, हमें उसके प्रति आस्था रखनी चाहिए क्योंकि इसी में सबकी सुरक्षा है, इसी में सबका कल्याण है। इसलिए आज तक आप देखेंगे स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद से आज तक लेकर भारत ने किसी भी अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन नहीं किया, चाहे सामुदायिक क्षेत्र में बताइए या अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के लिए हो, कहीं पर भी हो। और जहाँ कहीं भी अंतर्राष्ट्रीय कानून या ऐसी कुछ संधियाँ होती हैं जो बिल्कुल लगता है कि ये भेदभावपूर्ण है या गलत है, तो उसका भारत पूरी जोर तरीके से विरोध भी करता है। आप देखिए एनपीटी और सीटीबीटी पर आज तक हस्ताक्षर नहीं किया। 1996 में सीटीबीटी आई, 1968 में एनपीटी जो संधि लाई गई थी उन पर भारत ने आज तक हस्ताक्षर नहीं किया। भारत उनको भेदभावपूर्ण मानता है। तो जहाँ जरूरत होती है कि बिल्कुल ये गलत है, वहाँ भारत उसका पुरजोर ढंग से विरोध भी करता है और जहाँ लगता है कि नहीं ये सबके हित में है, वहाँ भारत उसका सम्मान भी करता है तथा सैनिक गुटबंदियों और सैनिक समझौतों से अपने आप को पृथक रखता है और ऐसी गुटबंदियों को बिल्कुल निरुत्साहित करता है। आप देखेंगे पहला मैंने आपको उद्देश्य बताया था अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, और ये जो सैनिक गुटबंदी है दोनों एक दूसरे के विपरीत है। आप किसी भी सैनिक गुटबंदी में या सैनिक जो समझौते होते हैं उनके साथ आप जुड़ोगे तो वहाँ आप शांति कायम नहीं कर पाओगे। इसलिए भारत की हमेशा से नीति रही है कि मैं किसी भी प्रकार की सैनिक गुटबंदियों में नहीं फंसूंगा, न उनमें शामिल होऊंगा और न मैं इस प्रकार की प्रतिक्रियाओं को प्रोत्साहित करूँगा। भारत हमेशा से इनके खिलाफ है और आज भी इनके खिलाफ है। इसलिए वो सैनिक गुटबंदियों और सैनिक समझौतों में यकीन नहीं करता है। ऐसे जो भी अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में क्रियाकलाप होते हैं या ऐसी गुटबंदियाँ होती हैं तो उनको बिल्कुल निरुत्साहित करता है, न कि प्रोत्साहित। वही दूसरी बात करें, अपनी विदेश नीति का जो उद्देश्य वो है उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विरोध करना। भारत ने स्वतंत्रता की प्राप्ति के साथ ही आवाज़ बुलंद की कि हम साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, नस्लवाद का विरोध करते हैं। और आपको पता होगा कि हम स्वतंत्र हुए। स्वतंत्र होने के बाद में हमारे देश के लिए संविधान का निर्माण किया, हमारे देश की राजनीतिक व्यवस्था का संचालन किया। हमारे लिए जो चुनौतियाँ थी, समस्याएं थी, उनका धीरे धीरे हम एक योजनाबद्ध तरीके से उनका समाधान ढूंढने लगे। देश के विकास के लिए हमारे अनुरूप जो व्यवस्था थी उसको लागू करके हम आगे बढ़ते थे। लेकिन हम केवल अपने तक सीमित नहीं रहे। हमने देखा कि हमारी जैसी स्थिति दुनिया के कई देशों की है। हमने उनकी स्वतंत्रता के लिए आवाज़ उठाई, आवाज़ को बुलंद किया
अंतर्राष्ट्रीय जगत में चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ हो या उसकी कई एजेंसी हो या कोई भी अन्य वैश्विक मंच हो, वहाँ पर भारत ने साम्राज्यवाद उपनिवेश के विरुद्ध जो जबरदस्त तरीके से आवाज़ उठाई और तीसरी दुनिया के जो गुलाम देश थे, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका जो देश थे, उनकी स्वतंत्रता के लिए भारत ने हर संभव कोशिश की। विश्व का शायद ही पहला कोई देश होगा तीसरी दुनिया का जो इस प्रकार की अपनी विदेश नीति को, जिसमें कहा कि नहीं केवल मैं स्वतंत्र नहीं, मैं दुनिया के और भी तीसरी दुनिया के देश हैं उनको स्वतंत्र कराना मेरी जिम्मेदारी है। मैं स्वतंत्र होकर मैं स्व केंद्रित नहीं हो सकता, मुझे दुनिया के और भी जो देश हैं जो गुलामी भोग रहे हैं उनको स्वतंत्र कराऊंगा, जो उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद के शिकार हैं उनको स्वतंत्र कराना भी मेरी एक जिम्मेदारी है। और भारत ने इसको बखूबी निभाया। आज भी हमारी विदेश नीति में इस उद्देश्य को लेकर चलते हैं कि जहाँ भी उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद जो ताकतें हैं इस प्रकार के जो हस्तक्षेप करती हैं या जो कार्यक्रम करती हैं, भारत उसका पुरजोर तरीके से जवाब देता है, उसके खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करता है। आपको पता होगा कि एशियाई अफ्रीकी देशों के कई नव स्वतंत्र राष्ट्रों को उनकी स्वतंत्रता प्राप्त कराने में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने की कोशिश की उन देशों पर कि उन देशों को स्वतंत्र करें और उन ताकतों को वहाँ से निकलने के लिए भारत ने मजबूर किया। ये भारत की विदेश नीति बहुत बड़ी सफलता का द्योतक भी माना जा सकता है। ठीक है, साथ ही आप देखेंगे कि उन देशों की जनता में सक्रिय सहायता करके जो उपनिवेशवाद, जातिवाद, साम्राज्यवाद, नस्लवाद से पीड़ित है उन देशों की पूरी सहायता भी हमने की। अगला उद्देश्य है भारत की आकांक्षाओं, आवश्यक राष्ट्रीय हितों और हित चिंताओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय जगत में समझ, बूझ और समर्थन विकसित करना, आपसे विश्वास और सम्मान के संबंधों का निर्माण करना। हर देश अपनी विदेश नीति अपने हितों की पूर्ति करना चाहते हैं, तो भारत ने भी उसी प्रकार से अपने जो हित हैं और अपने जो हितों पर जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं उनको रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय जगत में अपना समर्थन विकसित करना, अपने उनके प्रति विश्वास कायम करना और एक दूसरे के प्रति सम्मान पैदा करने के लिए भारत ने हर संभव कोशिश करने का अपनी विदेश नीति के माध्यम से लागू करने का काम किया। सभी देशों के साथ व्यापार, उद्योग, निवेश, प्रौद्योगिकी के अंतरण तथा अन्य कार्यमूलक क्षेत्रों में सहयोग का व्यापक आधारित परस्पर लाभप्रद और सहयोगी ढांचा विकसित करना, इस प्रयोजनार्थ व्यापारिक और व्यावसायिक संपर्कों को सक्रिय रूप से सहज बनाना। आपको पता होगा कि आफ्टर 90 के बाद में, ग्लोबलाइजेशन के बाद में आज हमारे जो सबसे ज़्यादा किसी संबंधों पर हमेशा से मतलब जोर रहा है वो है आर्थिक संबंध। हम हर एक देश के साथ आर्थिक संबंधों को बढ़ा रहे हैं, हमारे व्यापारिक जो हित हैं उनको बढ़ावा देते हुए हर देश के साथ अपने अच्छे संबंध कायम कर रहे हैं। तो मकसद यही था कि हम व्यापार, उद्योग, निवेश और प्रौद्योगिकी के संबंध में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे संबंध विकसित करें। सभी देशों के लोगों की सृजनात्मक भावनाओं को उन्मुख करने की प्रेरणा के रूप में लोकतंत्र और व्यक्ति की स्वतंत्रता के उद्देश्यों को संवर्धन करना, इसमें लोकतंत्र के पक्ष में सार्वभौमिक सामंजस्य को शांति और विकास को अनिवार्य आधार पर मजबूत करना भी शामिल है। द्विपक्षीय संबंधों को संवर्धित करने और विश्व में शांति, स्थिरता और बहुध्रुवीय स्थिति को मजबूत करने की दिशा में कार्य करने के लिए P5 देशों तथा अन्य शक्तियों के साथ कार्य करना। आप देखिए, द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना, जो समान एक नेचुरल एलाई जिसको कहा जाता है, प्राकृतिक मित्र जिनको कहा जाता है कि समान परिस्थितियाँ हर एक क्षेत्र में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था वाले ऐसे संबंधों को मजबूत करना और विश्व में शांति, स्थिरता और विश्व को एक ध्रुवीय से बचाने के लिए, बहुत ध्रुवीय करने के लिए उसके संबंध में अपनी मजबूत कार्य दिशा को निर्धारित करने के लिए और विश्व की जो अन्य उभरती हुई शक्तियों के साथ अच्छे संबंध कायम करके भारत इसके संबंध में आगे बढ़ने के लिए अपनी विदेश नीति को लागू कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की समझ सारी जटिल और उच्च स्वरूप की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक समस्या को उत्तर खोजने के लिए अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय तथा संयुक्त राष्ट्र गुटनिरपेक्ष आंदोलन जैसे बहुपक्षीय संस्थाओं, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में रचनात्मक कार्य करना। आप देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष जो भी जिस प्रकार की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक समस्याएं आ रही है उनको समाधान ढूंढने के लिए, उनका हल ढूंढने के लिए हम द्विपक्षीय स्तर पर तथा जो यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ, गुटनिरपेक्ष आंदोलन जैसे बड़ी बड़ी संस्थाओं के साथ मिलकर उसका समाधान ढूंढना, उनके लिए कुछ रचनात्मक कार्य करना। इनमें शांति और सुरक्षा संबंधित मामले विशेषकर सभी के लिए समान सुरक्षा के साथ साथ सार्वभौमिक भेदभाव रहित स्वरूप में निःशस्त्रीकरण, न्यायोचित, तर्कपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना, पर्यावरण, जन स्वास्थ्य, आतंकवाद तथा और भी विविध रूपों जो अतिवाद बढ़ रहा है वो, सूचना क्रांति, संस्कृति, शिक्षा, ऐसे सभी क्षेत्रों को शामिल करते हुए आगे बढ़ना। तथा अंत में हम यही कह सकते हैं कि हमारी विदेश नीति की प्राथमिकता और केंद्रीय बिंदु दक्षिण एशिया में अपने पड़ोसी देशों के साथ मैत्री और सहयोग को मजबूत करना है। आप देखिए कि एक अंतर्राष्ट्रीय जगत में कहावत है
कि मित्र बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते। अब जो हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है, नेपाल है, बांग्लादेश है, भूटान है, श्रीलंका है, ये हम चाह कर भी इनको हटा नहीं सकते। ये तो हमेशा हमेशा जब तक जीवन है, जगत है, संसार है, तब तक यही रहने वाले हैं। तो भारतीय कोशिश करता है कि मेरे जो भी पड़ोसी देश हैं तो उनके साथ एक अच्छे संबंध स्थापित करूं और हमारे सहयोग उनको बढ़ावा दूं, एक विश्वास कायम करूं, एक सूझबूझ का वातावरण तैयार करूं, ताकि हम सब मिलकर सबकी जो साझी समस्या है उनके विरुद्ध हम सब लड़ें और उनका समाधान करके शांतिपूर्वक सभी एक अपना विकास की दिशा की तरफ आगे बढ़ें। ठीक है, तो ये अपने जो पड़ोसी देशों के साथ संबंध कायम करने की, अच्छे संबंध बढ़ाने के लिए आपको पता होगा कि नेबर फर्स्ट, पड़ोसी पहले, वर्तमान सरकार ने एक नीति भी लागू की। इससे पहले आप गुजरात डॉक्ट्रिन भी पढ़ते हैं। तो कई न कई प्रकार से हम चाहते हैं कि दक्षिण एशिया में भारत के जो पड़ोसी देश हैं इनके साथ अच्छे संबंध कायम हो। ये भी भारतीय विदेश नीति का महत्वपूर्ण उद्देश्य बनकर उभरा है, नवीनतम और भी ज़्यादा। तो इन उपयुक्त सभी उद्देश्यों की जब बात करते हैं, इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय विदेश नीति में महत्वपूर्ण संबंधों, शांति और समानता के सिद्धांतों को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। भारत ने न्याय के आधार पर सभी देशों के साथ सहयोग, सद्भावना की नीति पर चलने का तय किया है। इसी परिप्रेक्ष्य में भारतीय विदेश नीति के प्रमुख निर्माता जवाहरलाल नेहरू और इन्होंने भारतीय विदेश नीति के 3 आधार स्तंभ बनाए: शांति, मित्रता और समानता। शांति, मित्रता और समानता, इन तीनों बिंदुओं को लेकर आज हमारी विदेश नीति विश्व के सम्मुख एक नए, उज्जवल और प्रकाशमान तौर तरीके से पूरी दुनिया का आकर्षण, पूरी दुनिया का विश्वास का केंद्र बन रहे। आज दुनिया का हर देश भारत की तरफ निगाहें डालकर खड़ा है कि हम भारत, क्योंकि हमने पिछले 70 सालों से दुनिया को ये विश्वास जताया कि हम कभी भी अतिवादी ताकतें, युद्ध या फिर ये जो शस्त्रों की होड़ हो, अंतर्राष्ट्रीय शांति समस्या पैदा करने में यकीन नहीं करते। हम समाधान ढूंढने में यकीन करते हैं, हम शांति में विश्वास करते हैं, हम स्थिरता में विश्वास करते हैं, हम विकास में विश्वास करते हैं। तो इन उद्देश्यों को लेकर जब चले तो आज दुनिया के हर देश भारत के साथ खड़ा है और इस लोकतांत्रिक शक्तियों के साथ सब देश मिलकर भारत भी अपनी इस वैश्विक स्तर पर अपनी शक्ति को बढ़ाते हुए अपनी जो अपनी उपस्थिति है वो अच्छे ढंग से वहाँ पर दर्ज करवा के विश्व के सम्मुख एक नई शक्ति के रूप में उभर कर आगे बढ़ रहा है।